जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए विषय हिंदी का क्लास 11th का ईयरली क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसका पेपर कोड आपका है JKP 25। तो एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले आता है हमारा खंड का, जिसमें हमको बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाते हैं। सबसे पहले उनको देखेंगे, इसके बाद हमारे जो रिटन क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है आनंद मठ परीक्षा गुरु गबन। तो यहाँ पर जो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है वो कौन सा उपन्यास है? वो है हमारा परीक्षा गुरु उपन्यास, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, छायावादी कवि हैं। तो छायावादी कवि हैं, ऑप्शंस आपको दिए गए थे, सूरदास, जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा। तो यहाँ पर कौन छायावादी कवि हैं? तो यहाँ पर जो छायावादी कवि हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है। तो डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है, ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए थे, स्फुट विचार, आचरण की सभ्यता और यहाँ पर मंत्र। तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा स्फुट विचार। क्या हो जाएगा? स्फुट विचार जो है वो डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका आ वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। तो सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है, आचरण की सभ्यता, साखी, सूरसागर। तो यहाँ पर जो सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है वो है आचरण की सभ्यता। क्या है? आचरण की सभ्यता, यानी कि ऑप्शन आ यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है रामचरित, गेहूं बनाम गुलाब, राष्ट्र का स्वरूप। तो यहाँ पर जो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना हो जाएगी वो रचना हो जाएगी गेहूं बनाम गुलाब। क्या हो जाएगी? गेहूं बनाम गुलाब, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सूरदास की रचना है। क्या है? सूरदास की रचना है, ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए थे, साखी, सूरसारावली, राम सेतु। तो यहाँ पर सूरदास की रचना कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर जो सूरदास की रचना हो जाएगी वो हो जाएगी सूरसारावली, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, तुलसी दास की रचना है। तो तुलसीदास की रचना है, ऑप्शंस यहाँ पर आपका हो जाएगा बिहारी सत सहित, छत्रसाल, दशक, विनय पत्रिका। तो यहाँ पर जो तुलसीदास की रचना हो जाएगी वो रचना हो जाएगी विनय पत्रिका। क्या हो जाएगी? जो विनय पत्रिका है वो तुलसीदास की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहारी की रचना नहीं है। तो बिहारी की रचना नहीं है, विनय पत्रिका, इनमें से कोई नहीं, सूरसागर। तो यहाँ पर जो बिहारी की रचना नहीं है, तो यहाँ पर जो सूरसागर बिहारी की रचना नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा बिहारी की रचना विनय पत्रिका। क्या हो जाएगी? विनय पत्रिका और सूरसागर जो हैं ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? तो ये रचनाएं जो हैं, सूरसागर तो सूरदास की होगी, विनय पत्रिका किसकी है? विनय पत्रिका तुलसीदास जी की है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, बिहारी की रचना नहीं है तो इनमें से कोई नहीं है बिहारी की रचना, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बा वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, महाकवि भूषण की रचना है। तो महाकवि भूषण की रचना है शिवराज भूषण, बिहारी सत सहित, दोहावली। तो यहाँ पर जो महाकवि भूषण की रचना है वो है शिवराज भूषण। क्या है? शिवराज भूषण जो रचना है वो महाकवि भूषण की है, ठीक है। नेक्स्ट है, कबीर का जन्म हुआ। तो कबीर का जन्म हुआ 1398 ईस्वी में, 1397 ईस्वी में, 1396 ईस्वी में। तो कबीर का जन्म कब हुआ था? तो कबीर का जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए वाला 1398 ईस्वी में। तो यहाँ पर हमने जो आपके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उनको हमने यहाँ पर कवर कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं रिटन क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला यहाँ पर हमको तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक अवतरण की संदर्भ सहित आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। संदर्भ का मतलब है कि पाठ का नाम बताना है। क्या बताना है? पाठ का नाम बताना है, ठीक है। और जो है यहाँ पर
और उसके जो लेखक हैं वो बताना है, और इसकी व्याख्या करनी, जैसे हम लोग रेखांकित अंश में व्याख्या करते हैं वैसे ही आपको इसकी यहाँ पर व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर ये आचरण की सभ्यता देश ही निराला है, तो ये किस पाठ से लिया गया? ये लिया गया है आचरण की सभ्यता से। किससे लिया गया है? आचरण की सभ्यता से जो है लिया गया है। और इसके जो लेखक हैं वो हैं सरदार पूर्ण सिंह। कौन है? सरदार जो पूर्ण सिंह है वो इसके लेखक हैं। ठीक है। इसके बाद है यह आदर्श बहुत ऊंचा है, पर अध्यापक का पद भी कम ऊंचा नहीं है। जो वेतन का लोभी है और वेतन की मात्रा के अनुसार ही काम करना चाहता है उसके लिए इसमें जगह नहीं है। अध्यापक का जो कर्तव्य है उसका मूल्य रुपयों में नहीं आंका जा सकता। किसी समय जो शिक्षक होता था वहां धर्म गुरु पुरोहित भी होता है। तो यहाँ पर इस पार्ट का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो राइट आंसर सबसे पहले जवाब देगा उसका आंसर हम कमेंट सेक्शन में कर देंगे। बिल्कुल सिंपल है, इसीलिए हमने आपको ये जो आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर आपको लेखक दिए गए हैं। ठीक है। लेखक क्या हैं? राय कृष्णदास, डॉक्टर संपूर्णानंद और राम वृक्ष बेनीपुरी। तो यहाँ पर क्या करना है? तीनों में से किसी एक का आपको यहाँ पर जीवन परिचय लिखते हुए उसकी भाषा शैली पर प्रकाश डालना है। इसके बाद इसी में आपका 5वें का क्वेश्चन है किसी एक कहानी का सारांश दीजिए। क्या है? किसी एक कहानी का सारांश दीजिए। प्रायश्चित या समय। देखिए प्रायश्चित या जो आपकी समय कहानी है उसका आपको सारांश यहाँ पर देना है। ठीक है। इसके बाद इसी में आपका खा क्वेश्चन है किसी एक कहानी का उद्देश्य को किसी एक कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ध्रुव यात्रा या आकाशदीप। ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे 4-4 नंबर में दोनों हैं। ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 का का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या कह रहा है? सूतपुत्र नाटक में किसी एक सर की कथा लिखिए और सूतपुत्र नाटक के मुख्य पात्र कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों भी क्वेश्चंस आपके कंपलसरी हैं। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्न पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यानी कि आपको पद्यांश दिए गए दो पद्यांश में से किसी एक पद्यांश की आपको संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करनी है। पहला है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौहव करे भानु हंसै, दैन कहे नटी जाए। तो यहाँ पर ये किससे लिया गया? ये जो है कविवर बिहारी जी के दोहे से लिया। किसके? बिहारी के दोहे से लिए गए हैं। ठीक है। दूसरा है अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहित रूप रस रांची, ये बतिया सुने सुने रूखी। तो यहाँ पर जो ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा सूर शब्द, मतलब कि समझ लीजिएगा इसके जो कवि हैं वो हैं सूरदास। कौन है? सूरदास है। ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उसकी भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। महाकवि भूषण, बिहारी और तुलसीदास। ठीक है। ये तीन आपको कवि दिए हैं। किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय देते हुए उसकी भाषा शैली पर आपको उसकी भाषा शैली पर आपको प्रकाश डालना है। ठीक है। इसके बाद है इसी में क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो यहाँ पर क्या कह रहा है? नीचे दिए गए अवतरणों में से किसी एक का अनुवाद हिंदी भाषा में दीजिए। अयम पर्वत राजा भारतवर्षस्य उत्तर सीमनि स्थित प्रहरीप शत्रुभ्य सतता रक्षति। तो यहाँ पर इस तरह आपको जो है एक संस्कृत का गद्यांश दिया जाएगा और दूसरा गद्यांश दिया जाएगा। दोनों गद्यांश को आपको पढ़ना है। दोनों गद्यांश में से कोई एक गद्यांश आपको जो भी एक आता है उसका आपको अनुवाद हिंदी भाषा में करना है। ठीक है। इसके बाद इसी में आपको जो है 10वां क्वेश्चन दिया जाता है। तो 10वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है? निम्नलिखित दिए गए श्लोकों में से किसी एक का अनुवाद हिंदी भाषा में लिखिए। यानी कि आपको यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपको 2 श्लोक दिए जाएंगे। ठीक है। दोनों श्लोक में से आपको किसी एक श्लोक का हिंदी भाषा में अनुवाद करना होगा। इसके मिलेंगे आपको 6 नंबर। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसी में क्वेश्चन नंबर हमको 11 दिख जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आप ना याद किया हुआ कोई एक श्लोक लिखें जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। जैसे कोई आपको एक श्लोक लिखना है जो आपने याद किया हो और वो आपको नहीं लिखना है, जो कॉपी में आपको दिया गया आपने सोचा नकल करके वही आपने लिख दिया, तो वो यहाँ पर नहीं चलेगा। ठीक है। आपको वो लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है। इसके बाद है नीचे दिए गए उपसर्गों में से प्राप्त शब्दों को लिखिए। जैसे उपसर्ग ये आपको जोड़ना है तो इसमें आप बना सकते हैं परि उपसर्ग, जैसे परिक्रमा बना सकते हैं, परित्याग बना सकते हैं, परिताप बना सकते हैं, परिहास बना सकते हैं। तो ये अलग अलग आप इनके उपसर्ग को बना सकते हैं।
जैसे यहाँ पर आपको सर दिया गया है तो इससे आप सरताज बना सकते हैं, सरकार बना सकते हैं शब्द, सरपंच बना सकते हैं। जैसे सू दिया गया है तो इससे आप शब्द बना सकते हैं, रूप दिया गया है रूपवान बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप लोग जो है इन शब्दों से जोड़कर उपसर्ग जोड़कर आपको शब्द बनाने हैं। ठीक है, इसके बाद इसी में है नीचे दिए गए प्रत्ययों में से प्राप्त शब्दों को लिखें। जैसे ता है, जैसे आप इसमें लिख सकते हैं निडरता, बहादुरता, ये सब हैं। जैसे आ है, खड़ा है, टेढ़ा है, ये सब आ से आई है, जैसे पढ़ाई है। इसी तरह आपको इन शब्दों से प्रत्यय से प्राप्त शब्दों को लिखना है। ठीक है, इसके बाद है इसी में आपका गा क्वेश्चन। तो गा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, करुण या हास रस में किसी एक की परिभाषा उदाहरण सही दीजिए। करुण या हास रस में से किसी एक की परिभाषा आपको उदाहरण सहित देनी है, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके बाद है रूपक या उत्प्रेक्षा अलंकार में से किसी एक की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। ठीक है, रूपक या उत्प्रेक्षा अलंकार में से किसी एक की परिभाषा आपको उदाहरण सहित देनी है। इसके बाद इसी में आपका इंग्या क्वेश्चन है। तो इंग्या क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, सोरठा या रोला छंद में से किसी एक की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। ठीक है, सोरठा या रोला छंद में से किसी एक की परिभाषा आपको क्या करनी है, उदाहरण सहित देनी है। ठीक है, इसके बाद है स्वर संधि की परिभाषा एवं उदाहरण सहित दीजिए। या करके आपको दूसरा दिया, अगर आपको ऊपर नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। जैसे स्वागतम विद्यार्थी देवालय महात्मा में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम बताइए। ये स्वागतम है तो इसका संधि विच्छेद क्या बनता है आपको पता होगा, सु धन आगतम बनता है। क्या बनता है, सुधन आगतम। इसमें कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। विद्यार्थी, जैसे विद्यार्थी में क्या होता है, विद्या धन अर्थी, तो ये दीर्घ स्वर संधि इसमें है। ठीक है, देवालय है तो देव धन आलय, इसमें भी दीर्घ संधि है। महात्मा महान धनात्मा, इसमें भी आपकी जो है दीर्घ संधि है। और संधि का नाम भी हमने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके बाद है आत्मन या राजन शब्द का रूप प्रथम पुरुष का द्वितीय वचन रूप लिखिए। तो आत्मन का अगर हम लोग देखें तो प्रथम पुरुष द्वितीय वचन का रूप क्या बनेगा, तो इसका बनेगा आत्मनो। क्या बनेगा, आत्मनो बनेगा। ठीक है, इसके बाद है राजन। तो राजन का क्या बनेगा, राजन का बनेगा राजानो। क्या बनेगा, राजानो बनेगा। ठीक है, इसके बाद है पा या स्था धातु में से किसी एक का धातु का लट लकार में एक वचन की प्रथम रूप लिखिए। तो जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्था धातु का क्या बनेगा, स्था धातु का बनेगा तिष्ठति। क्या बनेगा, तिष्ठति बनेगा। ठीक है, इसके बाद है जैसे प्रतिदिनम विद्याधन में समास विग्रह कीजिए। क्या है, प्रतिदिनम विद्याधन में समास विग्रह कीजिए। तो यहाँ पर दो दिए गए, प्रतिदिनम, प्रतिदिनम का क्या बनेगा, प्रतिदिनम का आपका बनेगा दिनम, दिनम। ठीक है, यहाँ पर बिंदी लगेगी, दिनम दिनम, और इसके बाद प्रति। ठीक है, और इसके बाद है विद्याधन। तो विद्याधन का क्या बनेगा, तो विद्याधन का बनेगा विद्या रूपी धन। क्या बनेगा, विद्या रूपी धन। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, निम्न में से कोई एक निबंध लिखो। साहित्य समाज का दर्पण है, भारतीय समाज में नारी की दशा, राष्ट्रीय भाषा हिंदी और बेरोजगारी की समस्या। तो यहाँ पर आपको 4 टॉपिक दिए गए हैं, कोई 4 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आपको यहाँ पर निबंध लिखना है, ऐसे लिखना है। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्लास 11th का हिंदी का ईयरली क्वेश्चन पेपर हो जाता है, जो हमने आपको आज की वीडियो में दिखाया है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।